नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आप मुझे STS ऑनलाइन पर सुन रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा देख रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना। आज हम संविधान की प्रस्तावना के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। वैसे तो संविधान की प्रस्तावना से पहले भी मेरे द्वारा 3-4 लेक्चर्स लिए जा चुके हैं। संविधान सभा के बारे में मैंने सर्वप्रथम आपको विस्तार से बताया। उसके उपरांत संविधान के स्रोत के विषय में, यानी संविधान के भिन्न भिन्न उपबंधों को कहाँ कहाँ से किन किन देशों से लिया गया, संविधान के समस्त भागों के विषय में, संविधान के अनुसूचियों के विषय में, ये सारे लेक्चर्स मेरे द्वारा लिए गए हैं और चैनल पे भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के प्लेलिस्ट में ये सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम प्रस्तावना के विषय में चर्चा करने आए हैं। ये एक बहुत ही हिट टॉपिक है आयोग का, वनडे एग्जाम्स का। बहुत बारीक से बारीक प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते रहे हैं और लगभग प्रत्येक परीक्षा में कुछ न कुछ देखने को मिलता है। इस लिहाज से भी कि संविधान को समझने के लिए हमको संविधान की प्रस्तावना को समझना बहुत ही आवश्यक है। संविधान की प्रस्तावना आप कहें, संविधान का उद्देश्य कहें, उद्देशिका कहें, प्रिएम्बल्स कहें, ये सब एक ही शब्द है। उद्देश्य से आप चीज़ों को थोड़ा और सरलता से समझ सकते हैं। जैसे आप किसी भी कार्य को करते हैं, आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने से पूर्व ही आपके मन मस्तिष्क में एक उद्देश्य विशेष होता है और उन उद्देश्यों के पथ पर ही आप आगे बढ़ते हैं। अगर उन उद्देश्यों के पथ से आप डगमगाते हैं तो निश्चित रूप से ये कहना बहुत ही आसान होता है कि या तो आपको वो पथ सरलता से मिलता नहीं है या फिर मिलता ही नहीं है। तो ऐसे ही हमारा संविधान जो 22 भागों में, 12 अनुसूचियों में और 395 अनुच्छेदों में बटा हुआ है, उसका एक पर्टिकुलर, एक नियोजित उद्देश्य है, उसकी उद्देशिका है, प्रिएम्बल है, या बहुचर्चित शब्द के आधार पर हम उसको प्रस्तावना कहते हैं। तो आज हम प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि उन सारे कॉर्नर्स को टच किया जाए जहां से किसी भी प्रश्न के आने की गुंजाइश है या प्रश्न आते रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं संविधान की प्रस्तावना, तो सबसे पहले आप में से जो बच्चे संविधान सभा के लेक्चर को मेरे अटेंड करे हैं वो अच्छे से जानते हैं, या जो नहीं करे हैं और कहीं और से भी पढ़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि संविधान सभा के द्वारा ही इस प्रस्तावना के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा का पहला अधिवेशन आमंत्रित किया गया और उसी पहले अधिवेशन में ठीक 4 दिन बाद, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, पीटी नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना को रखा गया, प्रस्तावना के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। किंतु यह प्रस्ताव उस दिन पारित नहीं हुआ, यह पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो उद्देशिका का प्रस्ताव या प्रस्तावना का प्रस्ताव ये कब रखा गया? ये रखा गया 13 दिसंबर 1946 को और प्रस्ताव को पारित किया गया, सर्वसम्मति से पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। ये मैंने 2 पॉइंट आपको अपने संविधान सभा के लेक्चर में भी बताए हैं, बहुत पूछे जाते हैं। पुनः मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि यहीं से सारा खेल प्रारंभ होता है। तो अब प्रस्तावना है क्या? जो प्रारूप, जो उद्देश्य प्रस्ताव पीटी नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास किया गया, समय समय पे उस पर संशोधन किए गए और जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को, तिथि पे ध्यान दीजिए, 26 नवंबर 1949 को जब यह अंगीकृत किया गया, आंशिक रूप से लागू भी किया गया लेकिन मुख्य रूप से हम शब्द प्रयोग करते हैं अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 उस तिथि के रूप में हम जानते हैं जब भारत के लोगों को, हम भारत के लोगों को हमारे संविधान को अर्पित किया गया, अंगीकृत किया गया और आत्मसात किया गया। तो उस संविधान में जो प्रस्तावना थी, या यूं कहें कि प्रथम पृष्ठ पे लिखी हुई वो समस्त बातें जो प्रस्तावना के रूप में हम पढ़ते हैं, उस प्रस्तावना से बहुत से प्रश्न आते हैं। तो हम वो पूरी प्रस्तावना आपको बहुत ही विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे बिंदुवार। चलिए देखिए, पहले हम आपको उस प्रस्तावना के बारे में कुछ बताते हैं जो आज नहीं बल्कि 26 जनवरी 1949 में हमारे संविधान में थी। तो जैसा कि आप में से बहुत बच्चे पढ़े हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब इसके आगे एक अलग स्टेज से, एक अलग पैसेज से पढ़िए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। फिर अगले पैसेज से पढ़िए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं प्रस्तावना को, बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं। आपने यदि ध्यान से सुना हो जो मैंने अभी बोला, तो मैंने उसमें प्रारंभ में ही बोला कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मैंने दो शब्द नहीं बोले अभी, वो दो शब्द थे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो जो हमारा मूल संविधान था, जो 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत हुआ, 26 नवंबर, क्षमा चाहता हूं गलत बोल गया, जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, उसमें ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, जिसे धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, ये दो शब्द नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। तो अब अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो हम इस प्रस्तावना को किस प्रकार पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अब इस प्रकार बोलते हैं। तो ये मैंने दो तीन बार आपको बोल के इसलिए दिखाया, पूरा यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं थी। आप में से लगभग प्रत्येक बच्चे के पास प्रियम्बल की कॉपी है और आप प्रियम्बल को पढ़ें। दरअसल में प्रियम्बल आपको याद भी होना चाहिए, हमारी प्रस्तावना पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रस्तावना पूरी याद है तो एक तो आपको संविधान के अंदर के भागों को पढ़ने में बड़ा ही सरलता रहती है, प्लस आपको इस पूरे चैप्टर में यानी भारत संविधान की प्रस्तावना के विषय में कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने प्रस्तावना पूरी याद कर रखी है। चलिए देखिए, तो मैं जो आपको भी दो बार पढ़ के सुनाया, एक बार मैंने आपसे बोला कि एक प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक बार तो मैंने यह बोला, और एक बार मैंने जब पहले बोला उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का प्रयोग नहीं किया। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों नहीं किया, कि 26 जनवरी 1950 को जो प्रस्तावना हमारे संविधान के लागू होने के साथ साथ आम जनता के बीच आई, भारत में जिस संविधान को स्वीकारा भारत के लोगों ने, हम भारत के लोगों ने जिस संविधान को स्वीकारा, उस संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य नामक शब्द ही थे। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों में जो प्रारंभिक स्वरूप है प्रस्तावना का, उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहां से प्रस्तावना का प्रारंभ होता था। किंतु वर्तमान परिदृश्य में, बल्कि वर्तमान परिदृश्य क्या, अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट बात करें तो 1973 में एक वाद आया, जो बात आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन, जो कि आप में से बहुत से बच्चे जानते हैं जो थोड़ी भी रुचि रखते हैं राज्य व्यवस्था में, 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, छोटे छोटे बहुत सारे संविधान संशोधन हुए उस एक बड़े 42वें संविधान संशोधन में। उसी 42वें संविधान संशोधन 1976 में दो मुख्य परिवर्तन हुए। एक परिवर्तन तो यह हुआ कि प्रस्तावना को संविधान का भाग बता दिया गया, वह आप आगे भी पढ़ेंगे, मेरे द्वारा बताया जाएगा। और दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि आप यहाँ पे जो मिसिंग देख रहे हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये जो दो शब्द यहाँ मिस देख रहे हैं, जो हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, वो जोड़ दिए गए। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है 42वें संविधान संशोधन से, आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, एक तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द जोड़े गए, हालांकि शब्द तो तीन जोड़े गए, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। अखंडता को हम आगे पढ़ेंगे, वह भी हमारी प्रस्तावना में ही जोड़ा गया, लेकिन ये दो शब्द प्रारंभिक वाक्य में जोड़ दिए गए। यानी अब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ना पढ़कर बल्कि यह पढ़ते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब यहीं से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। पहला कि 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब क्या स्थिति थी। एक लाइन आपको यह देगा, एक लाइन आपको यह देगा, अगली लाइन में शायद ये दोनों इंटरचेंज कर देगा,
अगली लाइन में इनमें से हो सकता है एक शब्द यहाँ पर रख दे। तो ये लाइनें आपको देगा और पूछेगा कि 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस वक्त उस समय इनमें से कौन सी प्रस्तावना की पंक्ति सही थी, मान्य थी। तो यह याद रखें, यह प्रारंभ में था और यह वर्तमान में है। अब आइए, ये जो आपने यहां पर देखा कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द जोड़ दिए गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो नहीं बल्कि तीन शब्द जोड़े गए, तो ये मैंने यहां अलग से लिख भी दिया है, आप नोट करें। 42वें संविधान संशोधन में, चलिए मैं आपको पहले बताता हूं कि 42वां संविधान संशोधन हुआ क्यों। 42वें संविधान संशोधन में तो बहुत सी चीजें जोड़ी गई, लेकिन ये समाजवादी, ये पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता के शब्द ही क्यों जोड़े गए, और ये 42वें संविधान संशोधन से ही क्यों जोड़े गए। अब बहुत ध्यान दीजिए आप, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके उपरांत 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हो गया, संविधान हमारा लागू हो गया और सारे क्रियाकलाप चलने लगे। भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न सरकारें चलने लगी, केंद्र में केंद्र की सरकार चलने लगी। कई प्रकार के बाद ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गए कि उच्चतम न्यायालयों को समय समय पे अपनी मध्यस्थता उसमें जाहिर करनी पड़ी। दो वाद बहुत विशेषता पढ़े जाते हैं, हालांकि आप जब वादों के चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ आप इन वादों को या इनसे संबंधित और भी वादों को बहुत विशेषता से पढ़ेंगे। यहाँ आपको यह पढ़ना है कि 1960 में बेरूबारी यूनियन केस एक हुआ। बेरूबारी ही वह प्रथम केस था जिसमें उच्चतम न्यायालय की तरफ से यह टिप्पणी करी गई, बल्कि यूँ कहा जाए कि तख्त टिप्पणी करी गई कि संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना को शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया बेरूबारी केस में, यह भी नोट करें, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, नोट कर लें, पहला ये पॉइंट डाल के नोट करें कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरा यह कहा गया बेरूबारी केस में कि अगर संविधान के किसी अनुच्छेद विशेष को, किसी भाग विशेष को, किसी अनुसूची विशेष को पढ़ने में अस्पष्टता दृश्य होती है, अगर किसी अनुच्छेद के स्पष्ट अर्थ को निकालने में असक्षमता महसूस होती है, तो उस स्थिति में हम प्रस्तावना की मदद ले सकते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से आपको जो यहाँ याद रखना है, स्मरण रखना है, वो यह है कि बेरूबारी केस ही वो केस था जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना को मान्यता नहीं दी जा सकती। अर्थात सरल शब्दों में यदि कहें तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार केस आता है। ये वही केशवानंद भारती हैं, ये एक पुजारी हुआ करते थे, एक धर्मावलंबी हुआ करते थे और अभी सितंबर अक्टूबर 2020 में इनकी मृत्यु हुई है। बहुत बड़ी हस्ती रहे ये, और एक सामान्य से व्यक्ति होने के नाते इन्होंने सिर्फ इस केस के दम पे सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान बना ली। ये केशवानंद भारती केस एक ऐसा केस था जो भारतीय संविधान के इतिहास में अमर हो गया। 13 जजों की, आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे बड़ी पीठ आज तक सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में इस केस में ही बैठी। 13 जजों की पीठ बैठती है, 7-6 यानी 7 पक्ष में और 6 विपक्ष में, तो 7-6 पर फैसला आता है और फैसले में बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन प्रमुख चीज़ जो आपको यहाँ याद रखनी है वह यह है कि केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार केस 1973 में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। कटाक्ष करते हुए इन्होंने बेरूबारी बनाम यूनियन सरकार, संघ सरकार केस के बात को खारिज करते हुए अपना मत रखा। और ये तिथि भी आप याद रखें, 24 अप्रैल की तिथि थी, 24 अप्रैल 1973, जिसमें यह ऐतिहासिक निर्णय दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये 2 बात आपको याद रखने हैं, बेरूबारी जिसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंद भारती में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो यह केस आपका 1973 का है। इसके ठीक 3 साल बाद 42वां संविधान संशोधन सरकार द्वारा लेके आया जाता है और अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें 2 संशोधन कर दिए जाते हैं। पहला, बल्कि संशोधन तो एक ही किया जाता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नाम के 3 शब्द जोड़ दिए जाते हैं। अभी इनके एक एक के अर्थ आपको समझाऊंगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है उनको समझना।
इन दो शब्दों को यानी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को तो आपकी प्रारंभिक पंक्ति में ही जोड़ दिया जाता है। ये पंक्ति भी प्रश्न के रूप में बहुत पूछी जाती है, तो बहुत ही अच्छे से तैयार करें, पूरा इसको रटें। पूरा प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए, लेकिन इस पंक्ति से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो आपसे प्रश्न पूछेगा तो शब्द इंटरचेंज कर देगा। समाजवादी इधर रख देगा, पंथ निरपेक्ष यहां रख देगा, लोकतंत्रात्मक यहां रख देगा, प्रभुत्व संपन्न यहां रख देगा। तो बिल्कुल लाइन से आपको याद हो, क्या याद हो? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये पूरा आपको याद होना चाहिए। तो बेरुवारी केस आपने समझा, केशवानंद भारती केस आपने समझा। आपने ये समझा कि केशवानंद भारती के उपरांत ही 42वां संविधान संशोधन किया गया सरकार के द्वारा, जिसमें ये 3 शब्द जोड़े गए। अब देखिए, जैसा मैंने प्रियम्बल अभी पढ़ा और प्रियम्बल आपने सुना कि प्रियम्बल में कुछ न्यायों, कुछ स्वतंत्रताओं की चर्चा करी गई है। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रस्तावना में वर्णित न्याय, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रताएं और प्रस्तावना में वर्णित समानताएं। तो मित्रों, यह प्रश्न भी बहुत हिट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको भी बताया, आपने जब मैंने प्रारंभ में प्रस्तावना को पढ़ा था, थोड़ा सा ऊपरी अनुच्छेद, तो आपने उसमें से पकड़ा होगा, या आप में से बहुत सारे बच्चे वैसे भी जानते हैं कि प्रस्तावना में कुछ स्वतंत्रताओं का, कुछ न्यायों का और कुछ समानताओं का वर्णन किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ध्यान दें। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसको पेन डाउन करें। 5 प्रकार की समानताएं, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। अब देखिए आप, ये जो स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये स्वतंत्रताएं आप बहुत विस्तार से भाग 3 में, जब आप संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसे मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो वहाँ पे आप इनको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या विचार की स्वतंत्रता है, क्या धर्म की स्वतंत्रता है, क्या उपासना की स्वतंत्रता है। प्रत्येक के लिए अलग अलग अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है संविधान में। वहाँ बहुत ही विस्तार से इस प्रत्येक पर ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार प्रतिष्ठा और अवसर, 2 समानताएं हमारे संविधान में वर्णित करी गई हैं। तो 3 न्याय हैं, 5 समान स्वतंत्रताएं हैं और 2 समानताएं हैं। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं, इसको पेन डाउन करें और 2 से 3 रिवीजन मारें। चलिए आइए, संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं, और जैसा कि आपने पढ़े यहाँ पे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और 42वें संविधान संशोधन से इसमें जोड़ दिए गए 2 नए शब्द, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो अब हम पढ़ते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसमें ये जो शब्द दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से, ये प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, इनके सबके अर्थ क्या हैं? जब तक इनके अर्थ नहीं आप समझते हैं, तब तक कॉन्सेप्ट में गोते नहीं लगा सकते। आप याद करेंगे और भूल जाएंगे। तो देखिए, प्रभुत्वता या प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु, ये सब एक ही जैसे शब्द है। इनके अर्थ क्या हैं? आप जानते हैं, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत पर किसी बाहरी देश का कोई दबाव नहीं है, किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। भारत स्वयं में एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ना कि किसी राष्ट्र का डोमिनियन है। हम अपने समस्त निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो या बाह्य निर्णय हो। तो ऐसी स्थिति जिस राष्ट्र की होती है, जो कि हमारे भारतवर्ष की है, उस राष्ट्र को हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। तो इन स्थितियों में भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है। तो पहला चीज है, आपका पहला शब्द लिखा है संप्रभु, यह आपने समझा। समाजवादी, देखिए समाजवादी अगर देखा जाए तो कोई नया शब्द नहीं है। भारतीय संविधान की यदि हम बात करें, आज तो हम प्रस्तावना पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यदि भारतीय संविधान की बात करें तो यह कोई नया शब्द नहीं है। जब आप संविधान को आगे पढ़ेंगे, जब आप चौथे भाग में जाएंगे, जो संविधान का भाग 4 ये कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, तो वहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान में एक सामाजिक छवि प्रदृश्य होती है। ये अंतर्निहित है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनको आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो वास्तविकता में सामाजिक कर्तव्य ही हैं।
एक प्रकार से सरकार के सामाजिक कर्तव्य हैं। लेकिन चूंकि प्रारंभ में जब संविधान को लागू किया गया या अंगीकृत किया गया उस वक्त समाजवादी शब्द को स्पष्ट उल्लेखित नहीं किया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तो वह अंतर्निहित थे, लेकिन चूंकि शब्द के रूप में नहीं थे तो बस वही काम किया गया कि शब्द के रूप में यानी समाजवादी शब्द को लॉन्च कर दिया गया। वास्तविकता में यह पहले से ही अंतर्निहित थे, लेकिन समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन से दिया गया। ये बहुत अच्छे से याद रखें कि 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या दिया गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, इसको धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं कई जगह। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष एक ही शब्द हैं, समान अर्थ होते हैं इनके। तो पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है या धर्म निरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्म निरपेक्ष से बहुत ही साधारण अभिप्राय यह है कि भारत का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को यहां माना जाता है, सभी धर्मों का समान स्थान है, सभी धर्मों का समान सम्मान है। और इसीलिए जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जब आप मूल अधिकार के विषय में पढ़ेंगे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो वहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित एक अलग से पार्ट बना हुआ है। धर्म की स्वतंत्रता जो कि एक मूल अधिकार है, उसमें 5 आर्टिकल्स हैं, 4 आर्टिकल्स हैं उसमें, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। बहुत विस्तार से आप वहाँ इसको पढ़ेंगे। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक आप जानते हैं, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र। हमारे यहाँ सरकारों को चुनकर लाया जाता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारे यहाँ वोटिंग होती है और जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है। राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। तो वह लोकतंत्र, गणतंत्र भी इससे ही संबंधित है। आपको बस यहाँ यह समझना है कि हमारे यहाँ जो मुखिया होता है, भाई हमारा राजशाही तंत्र है, हमारा लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक तो राजशाही तंत्र भी होता है और एक गणतंत्र भी होता है। तो हमारा राजशाही ना होके गणतंत्र है। और गणतंत्र कैसा है? गणतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष होता है और परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष होता है और परोक्ष होता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में प्रत्यक्ष सीन है। कैसे? क्योंकि वहां राष्ट्रपति के लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है। हमारे यहाँ क्या राष्ट्रपति के लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है? नहीं होती है। तो हमारा जो मुखिया है, हमारा जो कार्यपालिका का मुखिया है, राष्ट्रपति है, उसको हम तो चुनते हैं किंतु डायरेक्ट नहीं चुनते, प्रत्यक्ष नहीं चुनते, परोक्ष रूप से चुनते हैं। कैसे चुनते हैं परोक्ष रूप से? हम पहले चुनते हैं विधानसभा के सदस्यों को, विधायकों को, संसद के सदस्यों को, और फिर संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य यानी विधायक प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो चूंकि प्रस्तावना का स्रोत हम भारत के लोग हैं, तो अगर हम भारत के लोग के आधार पर आपसे कहें तो लोग चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, तो हमारे यहाँ गणतंत्र है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा राज्य का मुखिया चुना जाता है जो कि राष्ट्रपति होता है। तो ये 5 शब्द आप अच्छे से स्मरण करें, चाहे एक एक 2-2 लाइनें लिख लें, जो कि मैंने आपको भी बताई भी हैं। आते हैं कुछ और बिंदुओं के ऊपर जिनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का विचार, जैसा कि मैंने आपको स्रोत में बताया है अपने भाग में, जहाँ पर मैंने संविधान के स्रोतों के विषय में चर्चा करी है कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ये यहाँ पे लिखा भी है, आप नोट डाउन करें और याद भी करें, 1 से 2 रिवीजन मारें। प्रस्तावना में एक भ्रातृत्व का वर्णन है, एक भ्रातृत्व, 3 न्याय, 5 स्वतंत्रताएं, 1 भ्रातृत्व और 2 समानताएं। ये सब लिखा है मैंने, आप नोट करके अच्छे से रिवीजन मारें। तो संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख शब्द आपको मैंने समझाए, वर्णित समानताएं, वर्णित स्वतंत्रताएं, वर्णित न्याय। प्रमुख बिंदु जो आपको स्मरण रखने हैं, एक और पार्ट है प्रस्तावना के उद्देश्य। जैसे संविधान का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना, ऐसे प्रस्तावना यानी उद्देश्य के भी उद्देश्य हैं, उसे भी थोड़ा ध्यान दें। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता और बंधुत्व, ये 6 प्रमुख उद्देश्य हैं प्रस्तावना के। तो ये प्रस्तावना का चैप्टर है, और इस प्रस्तावना के चैप्टर में अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस चीज़ की संभावनाएं बहुत कम है कि प्रश्न आपके बाहर से आएंगे।
क्योंकि इसमें बाहर का कुछ है ही नहीं, लगभग सब आपको मेरे द्वारा पढ़ा दिया गया है। अब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान आपको विशेषता से देना है। जैसे आपको 42वें संविधान संशोधन को ध्यान से पढ़ना है, आपको इन दोनों लाइनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये दोनों बाद तो इससे अधिक भी है, लेकिन ये दोनों प्रमुखता से आपको याद रखने हैं। आपको सारे न्याय, सारी स्वतंत्रताएं और सारी समानताओं के विषय में विस्तार से पढ़ना है। और हाँ, एक दो चीज़ें और ध्यान से पढ़नी है कि प्रस्तावना के विषय में कुछ विशेष लोगों के द्वारा कुछ बातें कही गई हैं, तो वो ध्यान आपको देना है। तो यहाँ स्पेस मेरे पास थोड़ा सा है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। कुछ लोगों के द्वारा कुछ बातें कही गई हैं, या मैं इसको इरेज करके फिर लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। संविधान के विषय में 2-3 लोगों के द्वारा प्रमुख रूप से कुछ कहा गया है। एक है पालकीवाला साहब, पूरा नाम इनका N.A. पालकीवाला है। N.A. पालकीवाला ने यह कहा कि प्रस्तावना, N.A. पालकीवाला, इन्होंने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो ये याद रखें, पालकीवाला जी ने क्या कहा कि संविधान की परिचय पत्र जो है वो प्रस्तावना है। ठीक है। एक और साहब हुए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आप जानते होंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये वही सदस्य हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में एक थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने ये कहा कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालीन स्वप्नों का प्रतिबिंब है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने ये कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार है। ये 2 प्रमुख स्टेटमेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। स्टेटमेंट तो कई सारे लोगों ने कहे हैं, लेकिन ये 2 बहुत पूछे जाते हैं। ये 2 प्रमुख स्टेटमेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रमुखता से आपको इतना सब विशेष तौर से पढ़ना है। कई बार इससे क्वेश्चंस हिट होते हैं, बहुत बारीक चैप्टर है ये, लेकिन बच्चे सिर्फ रिवीजन के अभाव में इसको मिस कर देते हैं। चलिए आप रिवाइज करिए, बहुत जल्दी अगले अध्याय के साथ उपस्थित होते हैं। जय हिंद।